जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है कॉमर्स हाउस के इस यूट्यूब चैनल में। और आज की कक्षा में हम ये सीखेंगे कि रीवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट लॉस होगा, जो अवकाश ग्रहण साझेदार है, रिटायरिंग पार्टनर है, उसके केस में कैसे एडजस्टमेंट होगा। क्लियर? तो सबसे पहले आइए हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि रीवैल्यूएशन होता क्या है। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप दो बार कर चुके हैं। एक तो प्रॉफिट शेयरिंग लॉस के चेंज वाले चैप्टर में, और दूसरा एडमिशन के चैप्टर में। ये तीसरी बार आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करेंगे हम लोग। फिर भी जो लोग नए हैं इस चैनल पे, उनके लिए एक बार हम शॉर्ट में एक बार डिस्कस कर देते हैं कि ये रिवैल्यूएशन होता क्या है। सपोज दैट ये ABC एंड कंपनी है, जो पार्टनरशिप फॉर्म है, जो एक रिटेल शॉप चला रहे हैं। उसमें पार्टनर हैं, मान लेते हैं, या यही देख ले, ये अक्षय, जॉन और सलमान है। मान लेते हैं ये है आपका अक्षय साहब है, और ये है जॉन अब्राहम, और ये है सलमान खान। क्लियर है? तो ये तीनों पार्टनर है इस फॉर्म में, और ये पहले से बिजनेस इनका रनिंग में है। मान लेते हैं ये आपका बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया हुआ है 31/3/2020 का। और इस बैलेंस शीट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स देख रहे हो आप। ये लैंड बिल्डिंग, ये प्लांट मशीनरी, ऐसा कुछ दिखेगा आपको, वो दिया हुआ है। अब सवाल ये है, अब सिचुएशन जो अराइज हो रहा है अपने केस में, अब सपोज दैट ये जो बिजनेस इनका जो है तीनों का, वो चल रहा होगा 1/4/2010 से, या कोई भी डेट से। अब ये इनका बिजनेस चल रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम 1/4/2020 में, और ये डिसाइड होता है कि मिस्टर अक्षय, अपने केस में मिस्टर ए, क्या हो जाएंगे, रिटायर होंगे। अब रिटायरमेंट तो होगा, बट ये जो बैलेंस शीट है, यहाँ पे बहुत सारा एसेट्स पड़ा हुआ है, जो पास्ट में इन लोगों ने खरीदा हुआ था अपने कमाई से, जो भी फॉर्म ने जनरेट किया था। अब ये जो वैल्यू है, ये सारा का सारा अगर बुक्स में लिखा हुआ है, तो ये बुक वैल्यू होगा। बुक वैल्यू क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। जो भी आपने कॉस्ट परचेज किया था, उसमें से अभी तक का डेप्रिसिएशन ह्रास आपका जो लेस हुआ है, वो आपका बुक वैल्यू। अब मे भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो लैंड एंड बिल्डिंग 1,70,000 का बुक्स में पड़ा हुआ है, इस डेट पे, किस डेट पे, रिटायरमेंट के डेट पे, जो एक्चुअल डेट ऑफ रिटायरमेंट है, उस दिन पे इसका वैल्यूएशन ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अब ऑल्दो ये जो पार्टनर है, ये जा रहा है, तो ये चले जाने के बाद अगर इसका वैल्यू को एडजस्ट नहीं किया जाएगा, तो इसके साथ नाइंसाफी हो जाएगा। इसीलिए जो वर्ड यूज किया गया है रीवैल्यूएशन, देखिए री का मतलब ही होता है दोबारा से। किसका वैल्यूएशन? एसेट्स और लायबिलिटी का। तो जो भी एसेट्स हैं, वो एसेट फिक्स एसेट्स भी हो सकते हैं, और वो आपका करेंट एसेट स्टॉक भी हो सकता है, डेटर्स भी हो सकता है। कैश का वैल्यूएशन नहीं कर सकते, कैश तो हार्ड फॉर्म में होता है। या ये क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, इन सबों का दोबारा से आप वैल्यूएशन करें, और जो भी उसमें प्लस माइनस आता है, वो किसको एडजस्ट करें? मिस्टर सी को, सॉरी मिस्टर ए को, जो कि अक्षय कुमार हैं, और ये जा रहे हैं फॉर्म को छोड़कर, तो उनको उनका हिस्सा देना पड़ेगा। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है रीवैल्यूएशन, वो आपको समझ में आ गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऐसा अगर नहीं करोगे तो सी के साथ नाइंसाफी हो जाएगा, क्योंकि ये जो पुराना जो फॉर्म का जो बैलेंस शीट है, में जो एसेट्स पड़ा हुआ है, उसमें मिस्टर अक्षय का भी खून पसीना लगा हुआ है। क्लियर है? अगर इतना बात हमको समझ में आता है, तो आइए हम इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और बिल्कुल स्मार्टली वर्क करेंगे आज। बिकॉज आप देखिए, ये जो काम है आपका, पहले भी आपने ऑलरेडी किया हुआ है। क्लियर है? अब हमारे पास रीवैल्यूएशन जो होगा, उसको करने का मेथड कितने हैं प्यास है हमारे पास, ऑलरेडी आप जानते हो। एक बार हम खाली सम अप कर देते हैं यहाँ पे फटाफट। दो मेथड है सर। पहला मेथड का नाम है, वो है आपका रिवैल्यूएशन थ्रू एडजस्टमेंट थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस केस में क्या होगा, जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू
है आपका, मान लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 में क्या बातें होगी कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। ठीक है, तो इस केस में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो देख लीजिए। जो भी ओल्ड वैल्यू है बैलेंस शीट में, वो वैल्यू नए बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको, मान लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग आपके बुक्स में पड़ा हुआ है 1 लाख पे, और क्वेश्चन कहता है कि इसमें का अब नया जो वैल्यू है या आपका इसमें एडिशन जो होगा वो 25,000 से होगा। तो अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू आप जाओगे तो अब नया वैल्यू 1,25,000 होगा। ऐसा भी डिसीजन हो सकता है ऑप्शन 2 को यूज करके कि ये जो लैंड एंड बिल्डिंग एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो बैलेंस शीट में एज इट इज रहे, और जो भी ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है उसको पार्टनर्स आपस में कैपिटल के थ्रू एडजस्ट कर ले। क्लियर है? इतना बात अगर हमको समझ में आता है तो ऑप्शन नंबर 1 का एक बार डिस्कस कर देते हैं हम आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बना के। ऑलरेडी आपको बनाया हुआ है, फिर भी एक बार डिस्कस करना जरूरी है। जो लोग यहाँ से ज्वाइन किए होंगे उनको बातें समझ में नहीं आएंगी, मैं फिर भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि आप एक बार स्टार्ट से अगर देखोगे तो चीज़ें बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा। फिर भी आइए, अगर ये वाला ऑप्शन आप लेके चल रहे हो तो इस केस में आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर कैसा होगा, ये है नॉमिनल अकाउंट होगा। आपको मालूम है अकाउंट 3 तरीके के हो सकते हैं, एक तो रियल, एक तो पर्सनल और एक है नॉमिनल। तो नॉमिनल अकाउंट का नेचर कैसा रहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्लियर है? तो इस अकाउंट में कैसे बात कर रहा है, ये कह रहा है यहाँ पे देखिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड। क्रेडिट किसके साथ किया जाएगा, तो ये है आपका डेबिट साइड और ये है आपका क्रेडिट साइड। तो इसमें किस किस चीज से आप क्रेडिट करोगे, वो कह रहा है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। कोई भी वैल्यू में, एसेट्स के वैल्यू में अगर बढ़ाव होता है, बढ़ता है, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है, जो भी एसेट्स में इंक्रीज होगा उसका नाम के हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे हम। ठीक है, दूसरा कहता है डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, मतलब कोई लाइबिलिटी है हमको उससे उसमें पैसा अब कम देना है तो फायदा हो गया, मतलब क्रेडिट साइड में सारे फायदे वाले को लिखोगे। क्यों, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्लियर है? तो यहाँ पे हम डिक्रीज लिखेंगे, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। क्लियर है दोस्तों? आवाज समझ में आया? अब कह रहा है डेबिट साइड में क्या लिखोगे, डेबिटेड विद डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाए, एसेट्स यहाँ पे अकाउंट लिखोगे, कौन सा वैल्यू, जो वैल्यू आपका डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, वो वैल्यू यहाँ पे आप लिख लेंगे। फिर बोलता है कि इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी। क्लियर? तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंक्रीज होगा अगर लाइबिलिटी में, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, ये कर लिया। ठीक है, अब इस लेजर को बैलेंसिंग करेंगे, है ना। अभी हम मान के चलते हैं कि ये पॉजिटिव साइन ही हो, तो दोनों साइन हो सकता है, मतलब इधर का अगर सम हम मान लेते हैं, लेट सपोज दैट 10,000 हो रहा है, और इधर का सम लेट सपोज दैट 7,000 हो रहा है रफ में, तो ये जो बैलेंस होगा ये किसको चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर, अब यहाँ पे देखिए ये मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ था, कहाँ से, पीएसआर का ही। बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ऑल दो ये रिटायरमेंट का चैप्टर है तो सारे के सारे पार्टनर्स में जाएगा, बिकॉज ऑल पार्टनर वर्ड यूज कर ले, तो ऑल पार्टनर्स में मान लेते हैं अपने केस में ए बी और सी है, ऑल पार्टनर्स में, और मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका रेशियो, कौन सा होगा, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेट सपोज मान लेते हैं ये इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो बैलेंसिंग फिगर जो 3,000 है वो आपका कट जाएगा, इसमें ओल्ड पार्टनर में। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जब नया बैलेंस शीट जब बनेगा वो क्या निकल के आएगा,
वो नया बैलेंस शीट जो बनेगा वो जो है वो उसमें आपका ये फिगर जो है एसेट्स लायबिलिटी का चेंज हो जाएगा, बिकॉज आपने ये जर्नल एंट्री पोस्ट कर दिया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके पास क्लियर है। होप सो समझ में आया होगा। अब लगे हाथ ऑप्शन नंबर 2 भी देख लीजिए, क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर पार्टनर डिसाइड करते हैं कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बना के हम आपस में कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कहता है व्हेन रिकॉर्ड द नेट इफेक्ट, जो भी इनका नेट इफेक्ट होगा इसका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का विदाउट अफेक्टिंग द ओल्ड फिगर, उस एसेट्स लायबिलिटी के पुराने फिगर को चेंज किए बिना आप क्या कर दो, एक सिंगल एडजस्टिंग एंट्री को आप करके आप गेनिंग पार्टनर एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांट सकते हैं। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा वर्ड आप चेंज कर सकते हो। गेनिंग पार्टनर कौन से पार्टनर हो सकते हैं, ओल्ड में से, ओल्ड नहीं, ओल्ड तो नहीं कह सकते, ओल्ड भी नहीं कह सकते, गेनिंग पार्टनर आपका कंटिन्यूइंग पार्टनर हो सकता है। क्लियर है, क्योंकि ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम दूसरा वर्ड भी बोल सकते हैं आउट गोइंग पार्टनर भी, बट आउट गोइंग पार्टनर, बट हम लोग अगर गेनिंग सेक्रीफाइसिंग यूज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसलिए क्योंकि जस्ट इसके पिछले लेक्चर में भी आपने देखा था, वहाँ गुडविल का एक मैंने एग्जाम्पल आपको करवाया था, और उसमें जो मिस्टर सी है, ऑल दो वो फॉर्म में कंटिन्यू भी कर रहा है फिर भी वो शेयर को सेक्रीफाइस कर रहा है। तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग इज द बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। गेनिंग का मतलब जो बंदा शेयर गेन करेगा किसी भी रिकंस्टिट्यूशन को हैपनिंग पे। क्लियर है। तो गेन कौन करेगा, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होगा उसी में से कोई गेन करेगा। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एक तो रिटायरिंग पार्टनर तो होगा ही होगा, बाकी कोई और कंटिन्यूइंग पार्टनर भी हो सकते हैं। बट हम एक बार सिंपल वे में ये मान के चलते हैं कि आपका रिटायरिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और ऑल कंटिन्यूइंग पार्टनर आपके गेनिंग पार्टनर है। तो सबसे पहले आप नेट इफेक्ट को निकाल लीजिए, आप पीछे भी आप किए हुए हैं। नेट इफेक्ट का मतलब ये जो फिगर है इसको और इसको प्लस करके उसमें से ये और ये को माइनस कर दे, तो यहाँ पे आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, नेट इफेक्ट आ जाएगा। फिर आपको गेन लॉस निकाल लीजिए। गेन लॉस किस चीज का, गेन जो होगा शेयर गेन और शेयर सेक्रीफाइस, तो जो उनका ओल्ड रेशियो होगा और न्यू रेशियो होगा उसका डिफरेंस है। तो जाहिर सी बात है जो रिटायरिंग पार्टनर है वो तो शेयर सेक्रीफाइस करेगा, और वो जो शेयर सेक्रीफाइस किया वो किसी ना किसी कंटिन्यूइंग पार्टनर को एक या एक से ज्यादा में वो गेन करेंगे, तो जो भी उनका निकल के आ जाएगा वो स्टेप 2 हो जाएगा। फिर गेनिंग पार्टनर के लिए आप क्या कर दो, शेयर गेन इनटू नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए शेयर सेक्रीफाइस इनटू नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन। क्लियर है। एडवर्टाइजमेंट अगर आपका पॉजिटिव फिगर आता है रिवैल्यूएशन पे तो ये वाला एंट्री पोस्ट कर दो, क्या कर दो, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। अगर लॉस आता है तो सेक्रीफाइस उल्टा हो जाएगा, एंट्री सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। क्लियर है, ये माइनस अगर हो गया तो। होप सो आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक बार और फटाफट रिमाइंड कर लीजिए, फिर हम इसका एग्जाम्पल कर लेंगे। देखिए एक बार क्या क्या है। ये आपका एसेट्स लाइबिलिटी जो भी है वो आपका पुराने पार्टनर्स का है, सारे का कमाया हुआ धन है तो वो सब में बंटना चाहिए। क्लियर है। और उसके दो मेथड्स हैं अपने पास, मेथड नंबर ये 1 था या ऑप्शन नंबर 1 है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। तो दोनों में से जो क्वेश्चंस रिक्वायर्ड करेगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अब मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूँ, ये सारा कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन के चैप्टर में आपने कर लिया था, और मैंने वहाँ पे एक लैंग्वेज भी यूज किया हुआ था। अगर आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को तो वहाँ मैंने बोला था कि अगर आप पीएसआर के केस में ये सारा काम कर लोगे तो एडमिशन और रिटायरमेंट में ऐसे चुटकी बजा के आपका काम हो जाएगा। तो ये चुटकी ही तो बजाया है हमने। स्मार्टली वर्क करोगे आप, हार्ड वर्क तो करना है बट स्मार्ट फॉर्म में, अदरवाइज लगे रहोगे इसी झंझट में। क्लियर है। तो एक बार कॉन्सेप्ट किया और उसका अप्लाई किया। अब मैं दोबारा यहाँ पे इसलिए आपको बता रहा हूँ बिकॉज ये आपका सीक्वेंस वीडियो है। अगर यहाँ पे ऐसा बात डिस्कस अगर नहीं किया जाएगा तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, और उनको ये भी लग सकता है कि सर कहीं ये लेक्चर छूट तो नहीं गया।
इसी के पर्पस को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। अदरवाइज ये वीडियो हम नहीं भी बनाते, स्किप कर जाते, तो भी आपका काम चलता। अब आइए इसके बेस पे एक इलस्ट्रेशन देखते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने का कोशिश करते हैं। मैं रिवाइज वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी ये किया हुआ है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। क्लियर है? आइए उस एग्जाम्पल को बेहतरीन ढंग से देखने का कोशिश करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एक बार इलस्ट्रेशन को आप रीड करेंगे। देखिए, द बैलेंस शीट ऑफ ABC शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। क्लियर है? तो इनका कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? 5:3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है, एक बार बैलेंस शीट को ओवरव्यू कर लीजिए। ए का कैपिटल है, बी का कैपिटल है और सी का कैपिटल है। क्रेडिटर्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर्स है 16,000, उस पर प्रोविजन बना हुआ है 800, बाहर वाले कॉलम में 15,200, कैश एंड बैंक है। ऑन द सेम डेट, देखिए बैलेंस शीट का डेट ध्यान में रखना जरूरी है, उसी दिन पे, नहीं तो फिर से बैलेंस शीट आपको बनाना पड़ेगा। ऑन द सेम डेट बी रिटायर्स फ्रॉम फॉर्म। कौन कौन पार्टनर थे आपके पास? ए, बी और सी थे, और बी क्या हो गया? रिटायर हो रहा है। क्लियर है? C decided to share and A and C decided to share future profit and loss in the ratio of 3:2 respectively. The following adjustment were agreed upon. अब देखिए हम ये करके चलते हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री करने आपको आता है, हम एक बार लेजर फॉर्म में ही देखते हैं ताकि आपको बेहतरीन समझ में आए। आइए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्लियर है? रीवैल्यूएशन अकाउंट आप ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा लंबा ही कर लेते हैं, लंबा है ये क्वेश्चन। आइए, इधर आपका क्रेडिट साइड है और इधर आपका डेबिट साइड है। कह रहा है that an amount of rupees 1100 included in debtors to be written off as no longer receivable। क्लियर है? अब थोड़ा सा देख लीजिए, अगर आपको 11th का कॉन्सेप्ट ध्यान में हो, क्या कह रहा है? 1100 जो है वो डेटर्स में जो इंक्लूड है, वो कह रहा है कि आप नहीं देंगे तो नुकसान हो गया हमारा। अगर नुकसान हुआ कितने का? 1100 का। ठीक है जी। अब बात ये है कि अपने पास डेटर्स है कितने? डेटर्स है अपने पास 16,000 का, और आपने ऑलरेडी उस पर प्रोविजन बना रखा है 800 का। तो आपको वेल थ्योरी नोन है कि जो भी अगर प्रोविजंस आपके पास पहले से बने हुए हैं और कोई भी बैड डेट्स होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम कहाँ से राइट ऑफ करते हैं? इस प्रोविजन से। क्लियर है? तो प्रोविजन से अगर कोई शॉर्ट करता है तो बाकी हम जाके और कहीं से, या पीएल अकाउंट से आप, या यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट से आप करोगे। तो अपने पास 800 का प्रोविजन था और डेटर्स कितना कह रहा है डूब गया? 1100। तो पहले तो 800 इस प्रोविजन से लेस कर लीजिए। ठीक है जी। ये प्रोविजन से आपका 800 क्या हो गया? लेस हो गया। बचा कितना? 300। अब 300 को क्या करोगे? एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, यानी कि आपके पास जो भी डेटर्स है वो एक्स्ट्रा कितना डूब रहा है? आपके पास बैड डेट्स कितना हो रहा है? 300। तो हमारा नुकसान कितना हो गया? अगर हम बात करें यहाँ पे बैड डेट्स की, बैड डेट्स हो गया आपका 300। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है A provision for doubtful debts are maintained at existing rate। अब कह रहा है कि आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो एग्जिस्टिंग रेट पे आपको मेंटेन करके रखना है। चलिए जी, अब एग्जिस्टिंग रेट है कितना? 800 का प्रोविजन था 16,000 पे, तो आपका परसेंटेज कितना हो गया? 800 प्रोविजन आपने बना रखा था 16,000 के डेटर्स पे, ये परसेंटेज कितना हो गया? 5%। अब आपके पास डेटर्स कितने बचे हुए हैं? अगर हम बात करें बैड डेट्स को लेस करने के बाद, तो आपके पास जो जो भी आपके पास डेटर्स थे 16,000 का, उसमें से 11,000 का तो डूब गया, सॉरी 1100 का डूब गया, तो बचा कितना? 14,900। इस 14,900 का 5% आपको मेंटेन करके रखना है। कौन बोल रहा है? हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहा है। तो ये जो आप मेंटेन करोगे, हाउ मच, कितना होगा? 745। तो ये नया प्रोविजंस आपको बनाना पड़ेगा, और जैसे ही ये नया प्रोविजंस आप बनाओगे तो फिर से आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में बस नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितना? 745।
क्लियर है? ये दो काम आपका हो गया। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। दैट स्टॉक टू बी रिटेन डाउन बाय, ये वर्ड ध्यान में रखना है, 1055। आपका स्टॉक जो है इतना से गिर गया, कम हो गया, कितने से? 1055 से। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू स्टॉक 1055। क्लियर? चलिए, लैंड एंड बिल्डिंग बी रिटेन अप बाई, लैंड एंड बिल्डिंग 11,000 से बढ़ गया, तो बढ़ गया तो फायदा हो गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाई लैंड एंड बिल्डिंग 11,000। क्लियर है? ये भी काम हो गया। दैट द प्लांट एंड मशीनरी बी रिड्यूस टू, ये बाई नहीं लिखा है, आप जाके 34,000 से मत कर देना काम, टू वर्ड यूज किया है, मतलब कितना था आप देखना पड़ेगा आपको। सर प्लांट एंड मशीनरी था 35,000 का, और आपने उसको घटा के 34,000 तक कर दिया, तो कितना कम किया? 1,000। तो यहाँ पे लिखिए टू प्लांट एंड मशीनरी 1,000। ठीक है? चलिए अगला कह रहा है that an amount of rupees 700 included in sundry creditors be written back as no longer payable, मतलब इस sundry creditors में आपका 700 रुपया जो था वो कह रहा है कि अब पे करने की उसकी जरूरत नहीं है। तो चलिए 700 का फायदा हो गया, sundry creditors कितना? 700। क्लियर? चलिए, that a joint life policy for rupees 5,000 be recorded at its surrender value on which 31/3/2012 इज 10% ऑफ सम एश्योर्ड। अब देखिए क्या ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है बैलेंस शीट में? नहीं है सर। अब नहीं है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, है ना, तो पहले तो बैलेंस शीट में है ही नहीं। अब कह रहा है कि 5,000 का ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी था, उसका सरेंडर वैल्यू कितना है? 10%, मतलब उसका 10% वैल्यू वो आपको मिलना है। तो जो एसेट्स आपका रिकॉर्ड में ही नहीं है और आ गया, तो 500 रुपया, 5,000 का 10%, 500 रुपया आपको फायदा हो गया। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे लिखिए बाई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, है ना। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है? सारे पार्टनर का ज्वाइंटली पॉलिसी लेके रखा जा सकता है फ्यूचर के लिए। चलिए ये भी काम हो गया। द प्रोविजन ऑफ रुपीज 600 टू बी मेड ऑन एन आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, कोई खर्चा है जिसके ऊपर आपको 600 रुपये का प्रोविजन करना है। तो पहले से लाइबिलिटी है नहीं, तो लाइबिलिटी हो गया आपका इंक्रीज प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, हाउ मच? 600। ठीक है जी, इतना काम भी हो गया। अब ये कह रहा है दैट बीज कैपिटल अकाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, तो ये रिवेल्यूएशन का पार्ट नहीं है। ये कह रहा है का कैपिटल जो भी बनेगा वो उसके लोन अकाउंट में भेज के हम बंद कर देंगे। क्लियर है? क्योंकि वो पार्टनर रहा नहीं, तो जब पार्टनर ही नहीं रहेगा तो कैपिटल अकाउंट का तो कोई मतलब बनता ही नहीं। क्लियर है? चलिए अगर इतना बात हमको समझ में आता है तो एक बार हम बैलेंसिंग करते हैं। इधर का आपका सम देखिए कितना होता है, 11,712, 11,705, 12,200 इधर का बैलेंस होता है। इधर का देख लीजिए एक बार, 10 6 16, 16 10 26, 26 3 29, 29 1 30, 30,45 इधर का बैलेंस होता है। तो आप लेस करेंगे 12,200 माइनस 3,045, 10 सौ 16, 16 10 26, 26 26 3 29, 29 30 से 3645। ठीक है, 3645 को आप लेस करोगे कितना निकल के आएगा? एक बार वो देख लेते हैं एक बार। चलिए जी कितना निकल के आ रहा है एक बार देखिए। एक बार सम अप कर लेते हैं। 375, 7 3 10 45, 100 पे 10 55, नहीं ये सम गलत हो गया। 5 5 10, 0 5 4 9 1 10, 0, है ना, 6 6 6 6 12 13 3 16, 1 2 3 3600। ठीक है, तो 3600 हो रहा है या जो भी हो रहा है, आई थिंक सम अप गलत हो रहा है। 7 3 10 100, 10 100, एक 2,000, एक 3,000, 3600, एक 3700, 3700 हो रहा है, 3700। ठीक है, तो 3700 को आप लेस कर लीजिए 5,8500। ठीक है, 8500 रुपया का प्रॉफिट हुआ, और ये 8500 रुपया का जो प्रॉफिट हुआ किसमें बटेगा? टू ए, बी एंड सी।
अब ये रेशियो कौन सा होगा, बिकॉज आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, तो इस रेशियो को बोलेंगे हम ओल्ड पीएसआर। ओल्ड पीएसआर कितना है, 5:3:2। अब इसमें आप बांटिएगा, एक का बनेगा 4250, 2550 एंड 17। क्लियर है। अब ऐसा अगर आपने कर लिया तो ये हो गया रिवैल्यूएशन। अब ऑप्शन नंबर 2 में भी इसको आप कर सकते हो। क्या कर रहे आप, अगर ऑप्शन नंबर 2 की हम बात करें तो फटाफट हम आपको करा दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 में ये वाला फिगर केवल आप नोट कर लीजिए 8500, और प्रीवियस पेज पे आइए, है ना। 8500 जो होगा वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके आप नोट कर दोगे। टोटल इफेक्ट आपका 8500 आएगा। जो उनका न्यू पीएसआर है और ओल्ड पीएसआर है उसको लेस करके गेन सेक्रीफाइस आप निकाल लेंगे, और इस 8500 में गेन सेक्रीफाइस को निकाल के एक एंट्री पोस्ट कर देंगे। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। होप सो ये रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अब इस पे आपको जो भी बुक्स आप पढ़ रहे होंगे, मैं प्रेफर कर रहा हूँ आपको डीके गोयल साहब का बुक्स पढ़िए, बहुत अच्छी बुक्स है ना। कोई मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, बट वो भी अच्छा बुक्स है। बाकी आप किसी भी राइटर से पढ़ रहे हो, नो डाउट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। राइटर कोई भी हो सकते हैं, क्लियर है। अब ये सारा कॉन्सेप्ट करने के बाद आपको होप्स हो ये बातें समझ में आ गई होंगी कि रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट आपका रिटायरमेंट के केस में कैसे हो। चलिए, तो आज हम इस लेक्चर को एंड करेंगे, और आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो भी मेरा नया वीडियो आए पहले नोटिफिकेशन। चलिए, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय दोस्तों। जय हिंद, जय